बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हमारा ईद से पहले जो लास्ट लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद हमारे जो पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं, हम उन तीन का और इस चौथे को मिला के टेस्ट लेने जा रहे हैं। ठीक है जी। और आप लोगों के साथ एक ऑनलाइन और PDF भी शेयर किया जाएगा, जिसमें ये सारे लेक्चर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लेक्चर में से रह जाते हैं वो भी कवर किए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद फिर से जैसे ही लेक्चर्स जो होंगे वो हम फिर कोशिश करेंगे कि हर 4 से 5 लेक्चर बाद आपका टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो हो वो वर्जन पॉलिश रहे और आप सही तरीके से चल सके। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, हम अभी तक पहली चीज़ें जो है पाकिस्तान बनने के बाद देख रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, और फिर हम फर्दर इंशाल्लाह मूव ऑन करते जाएंगे। ठीक है जी। तो हम फर्दर स्टार्ट करते हैं कि हमारी पहली बार जो मरदमशुमारी हुई थी वो कब हुई थी। तो हमारी पहली सेंसस जो है, जिसे सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी, वो होती है 1951 को। अच्छा, बाय रूल जो है हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी होती है। पहले 1951 को, फिर 1961 को, कि हर 10 साल बाद हम मरदमशुमारी करेंगे कि हमारी आबादी जो है उसका तसलसल कैसे जा रहा है। ठीक है, तो कुछ जो है ये सीरीज़ जो है कभी टूट जाती है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि इलेक्शंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और बाकी मसाइल जो हैं उसकी वजह से फिर कभी कभार 10 साल बाद नहीं हो पाती। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी पहली जो मरदमशुमारी होती है, जो लियाकत अली खान साहब के ही दौर में हो जाती है, आई थिंक 1951 में। ठीक है, हाँ 1951 में हमारी पहली सेंसस, फर्स्ट सेंसस 1951। ठीक है, हमारी पहली मरदमशुमारी के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो थी वो 75 मिलियन थी, 75 मिलियन, यानी 7.5 करोड़। जो आज 2023 लास्ट जो हमारी मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक तकरीबन 250 मिलियन जो है वो बन रही है, यानी तकरीबन 25 करोड़ बन रही है। ठीक है, तो इसके मुताबिक 75 मिलियन। बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि ये साथ ही रोड लगता है, तो यहाँ से फिर वो होता रहता है ये चीज़ें। ठीक है, तो 75 मिलियन आबादी थी पहली सेंसस के मुताबिक 1951 के मुताबिक। दूसरी हमारी होती है सेकेंड, वो होती है 1961, ठीक 10 साल बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर 10 साल बाद जो है सेंसस होनी है। टोटल हमारी कितनी मरदमशुमारियाँ हुई हैं और कब कब हुई हैं, ये हम सारी की सारी तरतीब के साथ देख रहे हैं। ठीक है, फिर अगली हमारी होती है थर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये होती है 1971 को। ठीक है जी, 1971 को होती है, और फिर 1971 के बाद फिर अगली होती है 71 या 72, ये आपने काउंटर चेक करना है कि 71 है या 72 है और कमेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारी फोर्थ जो है ये होती है 81 को। ठीक है, 1981, और फिर उसके बाद हमारी फिफ्थ जो है, फिफ्थ हमारी होती है जी 81 के बाद हमारी 98 को। ठीक है, फिर जो है गैप आ जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हमारे बहुत सारे मामला जो हैं वो हम एक तरतीब के साथ नहीं लेकर चल पाते। ठीक है, 1998 को, ये हमारा कितना गैप बना है, 81 के बाद 98, तकरीबन 17 साल के बाद जाके हमारी फिर से मरदमशुमारी हुई थी। उसके बाद फिर नहीं होती हमारी 1998 के बाद हम फिर आके तकरीबन 2017 के अंदर हमारी फिर नेक्स्ट जो है मरदमशुमारी होती है 6 2017, ये हमारी सेकेंड लास्ट मरदमशुमारी होती है 2017 की। और फिर हमारी 7th जो होती है ये होती है 2023 में आके। ठीक है, हमारी टोटल मरदमशुमारी कितनी हुई है, ये टोटल 7 हुई है। जो हमारे पास इसके मुताबिक तकरीबन 24 करोड़ कहा गया था, लेकिन फिर जो एक डिजिटल होती है उसके मुताबिक 25 करोड़ भी कहा गया है। ठीक है, 240 मिलियन 2023 की आखिरी मरदमशुमारी जो हमारी हुई है लास्ट। ठीक हो गया जी। तो बाकी इसके मुताबिक लास्ट जो हमारी सेंसस हुई थी, पाकिस्तान जो है तकरीबन 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। ठीक है, फिफ्थ, इसके मुताबिक 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमने आबादी देखी है ना। ठीक है जी, ये बस वर्ड लिख दिया मैंने अपनी ज़बान में, जैसे डॉक्टर लिखते हैं। तो आपको समझ आ गई कि हमारी पहली जो है 1951 में होती है, दूसरी जो है 1961 में होती है, तीसरी जो है 1972 में होती है, बल्कि 71 में होती है, आपने बताना है। उसके बाद चौथी जो है हमारी 1981 में होती है, पांचवी जो है हमारी 98 में होती है, छठी जो है 2017 में होती है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे रट्टे लगा लेने चाहिए, भूलने वाली बातें हैं ही नहीं कि आप भूल जाएं। आप इतने बिचोर हैं, समझदार हैं, ये कोई फिगर्स नहीं है, ये तो सीधी सी बात है भाई।
हमें पता है कि 51 को हो रही है, 61 को हो रही है, 72 को हो रही है, 71 को हो रही है, कब हो रही है ये आपने बताना है, 81 को हो रही है, 98 को हो रही है, 17 को हो रही है, 23 को हो रही है। तो ये टोटल छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने याद रखनी है और बहुत ईजी सी बातें हैं। और फिर जब हमने देखा कि 2023 के मुताबिक हमारी 24-25 करोड़ आबादी बन रही है, तो हम दुनिया में किस नंबर पे खड़े हैं? अगर दुनिया में कोई हमसे 4 मतलब बड़े कंट्री हैं आबादी के हिसाब से, उसके बाद हम ही हैं। और अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो एरिया के हिसाब से हम 33 नंबर पे हैं। हमारा एरिया जो है हम 33 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हैं हम, ठीक हो गया जी। ये हमारी होगी सेंसस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे जो पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो हुई थी, तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। तो हम तकरीबन वैसे तो 1954, 55, 56 पे पहुँच चुके थे। शायद कुछ अयूब खान को भी हम डिस्कस कर लिया था, 1958 भी हमने जिक्र किया था मार्शल लॉ का, एडमिनिस्ट्रेटर का, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं था मेन, ठीक है। क्योंकि हम चीज़ें जो है अब हम ये तो नहीं है कि हम 2023 तक सारी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि इसको हर साल शायद हम उस साल में काउंट ना कर सकें, इसलिए मैंने इकट्ठा लिखवा दिया है। इसी तरह से हम अभी चल 1957 से 50 के दरमियान रहे, 51 के दरमियान 54 तक, ठीक है। अच्छा, तो हम 1954 में तकरीबन पहुंचे थे और 1954 के अंदर हमारे पास एक और इवेंट था, बहुत सारे इवेंट थे वैसे तो। हम थोड़ा सा देखते हैं नेशनल एंथम को। नेशनल एंथम हमारा जो कौमी तराना था, ठीक है जी, कौमी तराना जो था हमारा, ये कब पेश किया गया, कब पास हुआ और कितने जो है कौमी तराने। अच्छा, कहा गया था कि जो शौरा हैं या पाकिस्तानी हैं जो भी लिख कर देना चाहे वो कौमी तराना लिख के दे, जो हम अपना एक नेशनल एंथम के तौर पे अडॉप्ट करें। तो उस वक्त तकरीबन 723, ठीक है, यानी 723 टोटल एंथम जो है पेश किए गए थे। 723 में से फिर चुना गया था एक ही, जो लिखा था हफीज जलंधरी साहब ने। किसने लिखा? टोटल कितने थे हमारे पास? टोटल थे 723। 723 में से हमारा जो चुना गया था और पहली बार जो पेश किया गया था वो हमारा था, और ये रेडियो के ऊपर चलाया गया था, रेडियो पाकिस्तान के ऊपर। कब? 13 अगस्त 1954 को। 13 अगस्त 1954 को एज ए नेशनल हमने अडॉप्ट करके इसको चला दिया था और ये पेश किया था हफीज जलंधरी साहब। हफीज जालंधरी, हफीज जालंधरी साहब ने ये हमारा जो है बनाया था, लिखा था, ठीक है। लिखारी जो थे हफीज जालंधरी साहब थे। और फिर इसके साथ जो हमने ट्यून चलाई है, जो इसका एक तराने के साथ साज चलता है, वो ट्यून जो है किसने लिखी थी? A.G. चागला। A.G. यानी अहमद जी चागला, ठीक है, ठीक है जी। A.G. चागला। ट्यून कंपोज्ड बाय A.G. चागला। ट्यून, ठीक है, इसका ट्यून जो है, इसके जो एक ट्यून जो है, इसका जो साज है, जो साथ एक बजता रहता है, ठीक है जी। ये किसने लिखा तैयार किया था? तो ये किया था जी अहमद जी चागला साहब ने। और इसको ऑफिशियली हमने 13 अगस्त को अपने रेडियो के ऊपर चलाया था और 16 अगस्त को हमने इसको अडॉप्ट किया था। ऑफिशियल जो डेट आती है अडॉप्ट की 16 अगस्त 1954, ठीक है जी। 16 अगस्त 1954 को हमने ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। बात थोड़ा शोर है, एक मिनट इसको गुजरने देते हैं। ये तो मेरा ख्याल है ज़्यादा टाइम लगाने जा रहा है। अच्छा चले, ये ज़्यादा टाइम लगाएगा मेरा ख्याल है। चले, हम 1954 के दौर में ही थे। हमने पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल है, बल्कि पिछले थोड़े से टाइम पहले हमने देखा है कि सीटो हमारे पास था, ठीक है। सीटो, SEATO। और फिर हमने एक और देखना था सेंटो, ये तकरीबन 55 में है। और वो जो था वो था 54 में, ठीक है। ये 1955 में। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। ये हमारे पास कौन सा है? सेंटो है। वो क्या था हमारे पास? सीटो था जी, ठीक है। इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में कोई 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट,
अच्छा, इसको बगदाद पैक्ट कहते क्यों हैं? बगदाद बेसिकली ये इराक का जो है हमारा कैपिटल है, और उस वक्त इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? वो इसी बगदाद के अंदर था, ठीक है, ईरान के अंदर, इराक के अंदर, तेहरान के अंदर, ठीक है, इराक के तेहरान के अंदर था इसका जो हेडक्वार्टर था। ठीक हो गया जी। इसको इसलिए बगदाद कहते हैं, बगदाद पैक्ट कहते हैं। और इसका जो पर्पस था, इसका पर्पस था कि जैसे सीटों का पर्पस था कम्युनिज्म के खिलाफ, सोशलिज्म के खिलाफ, इसका भी तकरीबन सेम पर्पस था। इसमें जो हमारे सेंट्रल कंट्रीज थे एशिया के, ठीक है, सेंट्रल टेरिटोरियल है, ये कंट्रीज हैं, इसमें इसका हेडक्वार्टर है। और फिर इसका जो हेडक्वार्टर था वो तब्दील हो गया और इसको इराक ने छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। इराक लेफ्ट सेंटो, अच्छा, इराक लेफ्ट सेंटो 1959 है आई थिंक, ठीक हो गया जी, हाँ 1959। अच्छा, जिसके अंदर कैपिटल हो, वो कैपिटल वाला कंट्री खुद ही एक्सेप्ट ना करे कि मैं इसमें रहना नहीं चाहता, तो फिर क्या होता है जी, वहां से फिर 1959 में शिफ्ट हो जाता है टर्की, ठीक है जी, टर्की शिफ्ट हो जाता है, इसका सेंटर का जो हेडक्वार्टर था। और वो पाकिस्तान भी फिर कुछ ना कुछ थोड़ा सा डगमगा जाता है, और पाकिस्तानी भी कहते हैं कि भाई हम क्यों रहें फिर, ठीक है। जब टर्की में शिफ्ट होता है कुछ अर्से के लिए पाकिस्तानी चलते हैं, फिर जंग होती है, जब जंग होती है तो ये वाले साथ नहीं देते हैं हमारा, और फिर हम आगे जाके तकरीबन 10 साल बाद 1979 के अंदर हम भी लेफ्ट कर देते हैं, पाकिस्तान लेफ्ट कर देता है, ठीक है, लेफ्ट सेंटो पाकिस्तान, ठीक हो गया जी। तो पाकिस्तान भी 1979 के अंदर सेंटो को लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन यही बनते हैं कि सेंटो का जो दूसरा नाम है वो क्या है? बगदाद पैक्ट है। बगदाद पैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इराक के अंदर, बगदाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर था, तो इसका बगदाद पैक्ट रखा जाता है। उसके बाद इराक जो है जिसके अंदर इसका हेडक्वार्टर था वो लेफ्ट कर देता है 1959 में। 1959 में जब लेफ्ट करते हैं तो ये स्विच कर देते हैं या मूव ऑन कर जाते हैं टर्की की तरफ अपने हेडक्वार्टर को। टर्की भी इनका हिस्सा था जो तुर्की है, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी भी 1979 में इसको लेफ्ट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। तो हम फर्दर थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ों को कि हमारे पास अगली चीज़ क्या बनती है। तो हमारे पास अपने अगले, मैं जैसा बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब और क्या नाम है गवर्नर जनरल चल रहे थे हमारे, और हमने देखा था बोगरा साहब पाकिस्तान लैंड कर चुके थे, पाकिस्तान की बागडोर संभाल चुके थे। तो हमने थोड़ा बोगरा साहब को और बोगरा साहब के फार्मूला को देख लेते हैं, क्योंकि हम 1954-55 से आज इंशाल्लाह इस जो खिचड़ी बनी है इससे निकल कर भागेंगे और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागना नहीं है क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और करने वाली हैं, ठीक है। तो हम अब देखते हैं बोगरा को। बोगरा साहब जो है 1953 में आते हैं और 1953 के अंदर एक बोगरा फार्मूला देते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्टेट जो है उसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आइन की जो बुनियाद हम रख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। मोहम्मद अली बोगरा, ठीक है जी। मोहम्मद अली बोगरा साहब 1953 से 1953 नहीं बल्कि ये देते हैं एक बोगरा फार्मूला जो कि बहुत ही मशहूर फार्मूला है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला था। आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के वो होने थे, सेटअप होना था, दो हाउसेस ने कहे थे, एक अपर हाउस कहा था, एक लोअर हाउस कहा था, ठीक है जी। अपर हाउसेस ने कहा था सेनेट को और लोअर हाउसेस ने कहा था नेशनल असेंबली को, ठीक है। टू हाउसेस, ठीक हो गए, टू हाउसेस कौन कौन से? थोड़ा सा इसको रिफिल कर लेते हैं क्योंकि स्याही जो है इसकी खत्म हो चुकी है मेरा ख्याल है, और आज हमारे पास कोई दूसरा बोर्ड मार्कर भी नहीं पड़ा कि जिसको हम यूज कर सकें, ठीक है जी। इससे दो हाउस कहे थे, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। अपर हाउस
और फिर लोअर हाउस। अपर हाउस में इसने कहा था सेनेट और लोअर हाउस में इसने कहा था नेशनल असेंबली। ठीक हो गया। एनए से मुराद नेशनल असेंबली लेना है, एनए से मुराद कुछ और नहीं लेना। ठीक है जी। तो नेशनल असेंबली, और इसमें इसने मेंबर्स कहे थे कि हमारे पास मेंबर्स की जो तादाद होगी वो दोनों, बल्कि उस वक्त इसने हमारे पास 5 सूबे थे, जो आज 4 सूबे हैं और एक जो था हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो आज का बांग्लादेश है, वो भी एक प्रोविंस की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है कि हमारा एक प्रोविंस है ये। ठीक है। तो इसने कहा था कि हमारे 5 सूबों में जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, क्या होगी जी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी हर सूबे के अंदर। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे हमारे वो नेशनल असेंबली से होंगे, ईस्ट पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से, ठीक है, बराबर बराबर होंगे। और फिर 1 यूनिट का क्याम भी आता है, जिसमें से 150 मेंबर इधर से लिया जाता है, 150 मेंबर उधर से लिया जाता है, कि हमारे टोटल जो है वो 300 मेंबर्स होंगे। और हर सूबे से आबादी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको सीट्स देंगे, उनको उनका हिस्सा देंगे और हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन लेके आएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब कौन चल रहे होते हैं, क्या नाम है, मोहम्मद अली बोगरा साहब। और उधर हमारे कौन बैठे होते हैं जी, गवर्नर जनरल, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे। तो गवर्नर जनरल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान, हमारे वेस्ट पाकिस्तान के उस वक्त जो कहते हैं कि हम 1947 से लेकर 54 तक जो पहली असेंबली लेके आ रहे हैं, उस असेंबली में आज तक कोई तब्दीली नहीं लेके आए। तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने वाला कौन है जी। और इसने हाँ ये भी कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर होगा ईस्ट पाकिस्तान से, तो हमारा प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल वो होगा वेस्ट पाकिस्तान से। ठीक है, ये भी बोगरे फार्मूले का हिस्सा था। और अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा वेस्ट पाकिस्तान से, तो हमारा गवर्नर जनरल होना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान से। ये फार्मूला कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन था, लेकिन होता क्या है जी, मोहम्मद अली बोगरा साहब को यहाँ पे कहा जाता है, भाई आप ये कौन सा फार्मूला लेके आ रहे हैं कि हमारी पावर जो है, गवर्नर जनरल हमारे पास उस वक्त कौन होते हैं जी, आपको पता है हमारे गवर्नर जनरल साहब को ये बात अच्छी नहीं लगती, और वो होते हैं गुलाम मोहम्मद। ठीक हो गया जी, गुलाम मोहम्मद साहब, ऐसे है ना। ठीक है। तो गुलाम मोहम्मद साहब क्या करते हैं जी, पहले जो असेंबली चल रही थी, हमारा स्पीकर चल रहा था, ठीक है, और सारा जो सेटअप चलता आ रहा था, उसको आके 1954 के अंदर क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बैठने देते हैं मोहम्मद अली बोगरा साहब कि भाई अभी आप बैठें। ठीक है। जो नीचे का सेटअप है, जो असेंबलियां सारी ये कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं, ये हम सेटअप को उड़ा देते हैं ताकि ये सेटअप ना रहे। वो कहते हैं ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, अगर मैंने गलत नहीं बोला तो, वरना आपने करेक्शन करनी है। तो ये फिर बांस को ही खत्म कर देते हैं और बांसुरी को ही बजने से बंद कर देते हैं। और सेटअप को हम, जो हमारा सेटअप 1947 में चला था, ठीक है, वो 54 में आके खत्म हो गया, रिमूवल हो गई उसकी। पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारी, उसको रिमूव कर दिया, उसको खत्म कर दिया हमारे 3rd गवर्नर जनरल साहब ने। ठीक है, क्या करते हैं जी, इसको रिमूव कर देते हैं। और 7 साल बाद गुलाम मोहम्मद साहब ने असेंबली तोड़ी, और उसके बाद फिर क्या होता है, स्पीकर जो है हमारे पहले स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन साहब, वो अदालत में जाते हैं। वो जाते हैं जी कि हमारी जो असेंबली है उसको क्यों तोड़ा गया। हमारे जो पहले स्पीकर थे कौन थे जी, मौलवी तमीजुद्दीन साहब। मौलवी तमीजुद्दीन चले जाते हैं अदालत। अदालत कौन जाते हैं इस केस को लेकर, मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन जाते हैं जी अदालत में। अदालत में जस्टिस कौन होती हैं जी, हमारे पास वहां पे जस्टिस होते हैं मुनीर। कौन होती है जस्टिस, जस्टिस मुनीर साहब कहते हैं जी ये आप कैसे लेके आ गए हैं, ठीक है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसने कहा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, मेरा ख्याल है इसने एक फिक्रा कहा था कि नजरिया ज़रूरत के मुताबिक, जस्टिस साहब ने कहा था। ठीक है, नजरिया ज़रूरत, कानून कुछ जो भी कहे वो हम नहीं मानते। इसने कहा नजरिया ज़रूरत है कि असेंबली को तोड़ देना चाहिए, तो ठीक ही है इसको तोड़ना। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इसने कहा था इसको, जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। ठीक हो गया जी।
तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत के मुताबिक जस्टिस साहब ने कहा था कानून जो कहता है कानून जाए भाड़ में। हम देखेंगे कि हमारे गुलाम मोहम्मद साहब का नजरिया क्या है और इस वक्त ज़रूरत क्या है। हम ज़रूरत के मुताबिक कानून को बदलेंगे और ये जो असम्बलियाँ 1947 से चल रही थी वे चमन में तोड़ दी गई हैं, तो ये ठीक किया गया है। ठीक है, तो पहले जो हमारी असम्बली थी ये कब तोड़ी गई? ये 1954 के अंदर तोड़ दी गई, ख़त्म कर दी गई। और फिर हम मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा। हमारे गुलाम मोहम्मद साहब फिर क्या करते हैं, फर्दर आगे आके 1953 से 54 का साल चल रहा है और रिमूव कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं। मोहम्मद अली बोगरा साहब को घर भेज देते हैं और 1954 के एंड है आई थिंक, बल्कि 1955 में फिर लेके आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आओ भाई आप आए और यहाँ पे हमारे मुल्क को चलाएं, नजरिया ज़रूरत है हमारी आप। ठीक है जी, तो नजरिया ज़रूरत प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हम पहले देख चुके हैं, मोहम्मद अली साहब आ जाते हैं, चौधरी मोहम्मद अली। तो ये हमारे कौन से नंबर के हैं जी? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, ये हमारे 4th प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोहम्मद अली साहब। अच्छा, मोहम्मद अली साहब एक सबसे पहले तो जो चौधरी और क्या नाम है उसका, मोहम्मद अली बोगरा साहब। मोहम्मद अली बोगरा साहब ने एक 1 यूनिट का फार्मूला दिया था। उस फार्मूले को लेके आते हैं जो पेश किसने किया था? 1 यूनिट। 1 यूनिट प्रेजेंट किसने किया था? प्रेजेंट हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, मोहम्मद अली बोगरा साहब ने। लेकिन एम अली बोगरा हमारा 1 यूनिट का क्याम जो था लेके कौन आता है, इंप्लीमेंट कौन करता है, क्याम कौन करता है? वो करता है हमारा चौधरी मोहम्मद अली साहब। इंप्लीमेंट कौन करता है जी? वो करता है चौधरी मोहम्मद अली साहब। चौधरी मोहम्मद अली साहब 1 यूनिट को इंप्लीमेंट करते हैं और लेके कौन आते हैं? मोहम्मद अली बोगरा साहब इसको लेके आते हैं। 1 यूनिट बेसिकली क्या था? 1 यूनिट में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने कहा था कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होगा अगर वो एक साइड से होगा तो दूसरी साइड से हमारा गवर्नर जनरल होना चाहिए। ठीक है, और उस वक्त जो 1 यूनिट के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी और कहा था, तो हमारा जो बंगाल से था उसका नाम था अबू हसन सरकार, जो चीफ मिनिस्टर था, और जो गवर्नर था वो अमीनुद्दीन अहमद था। जी हाँ, सीएम कौन था जी? 1 यूनिट के अंदर सीएम बंगाल से कौन था? अबू हसन सरकार। ठीक है, अबू हसन सरकार जो है आज हमारा जो बोर्ड मार्कर है इसका एंड है। ठीक है, हम थोड़ा सा इस लेक्चर में गुजारा कर लेते हैं। आज प्रोग्राम तो मेरा था कि बहुत लंबा लेके जाना है लेक्चर को, लेकिन हमारा बोर्ड मार्कर ही हमें साथ नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमारा सीएम चीफ मिनिस्टर साहब कौन है जी? अबू हसन सरकार है। और हमारा जो गवर्नर जनरल है वो अमीनुद्दीन अहमद साहब हैं। ठीक है, जो हमारा गवर्नर है वो कौन है? अमीनुद्दीन अहमद। ये हमारे कहाँ से हैं जी? ये हमारे हैं ईस्ट पाकिस्तान से। और जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, खान अब्दुल जब्बार खान, जिसे डॉक्टर खान साहब कहते हैं। ठीक है जी, ये आप लिख लें, थोड़ा सा मैं ज़बानी बता रहा हूँ। ये हमारे हैं ईस्ट पाकिस्तान से जो हमारा बांग्लादेश था, और हमारा जो वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान से डॉक्टर खान साहब कहते थे उसको। डॉक्टर खान साहब कहते थे, जिसका उस जो पूरा नाम था वो था खान अब्दुल जब्बार खान था। ठीक हो गया जी। और हमारे जो गवर्नर हैं, गवर्नर हमारे वेस्ट पाकिस्तान से वो थे मुश्ताक अहमद गुरमानी। जी हाँ, जैसे ये गवर्नर थे, इधर है मुश्ताक अहमद गुरमानी। ठीक हो गया। हमारे चीफ मिनिस्टर ये हमारा कौन है? ईस्ट पाकिस्तान है, ईपी। और ये हमारा कौन सा है जी? ये हमारा है WP, यानी वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान से कौन से थे और ईस्ट पाकिस्तान से कौन से थे, ये आप थोड़ा सा लिख लें, देख लें। उसके बाद हमारा फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन लेके आने वाले हैं,
कौन जी कोशिश तो हारने की, थोड़ी ज़्यादा, किसी ने ज़्यादा की किसी ने थोड़ी की। तो हमारा पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं 1956 के अंदर, 9 साल के बाद चौधरी मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि हमारा अभी तक जो है ब्रिटिश के रूल को हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 वाला, उसको हमने नाम दिया था इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, और हम उसी के तहत चल रहे हैं। तो क्यों ना हम अपना एक आइन लेके आए, अपना कानून लेके आए जिसके तहत हम अपनी स्टेट को चला पाएँ, रन कर पाएँ। ठीक है, तो उधर से हमारा चौधरी मोहम्मद अली साहब कोशिश करते हैं आइन को लेके आने की, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ होती है कि हम आइन क्यों लेके आए, हम ऐसे ही चल रहे हैं तो हमारा जो कानून है ये कानून चलने दिया जाए। तो बहुत सारी मिन्नत और समाजत के बाद पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, और पूरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 को, और उधर हमारा जो गवर्नर जनरल था वो आ चुके होते हैं। अच्छा, उस वक्त जो गवर्नर जनरल था वो था सिकंदर मिर्जा साहब। गुलाम मोहम्मद साहब की तबीयत नासाज होती है और वो कहते हैं गवर्नर जनरल साहब को, किसको, सिकंदर मिर्जा साहब को, कि आप आए जी एज एक्टिंग गवर्नर जनरल आए और आके इस मुल्क की बागडोर को संभालें। तो सिकंदर मिर्जा साहब आते हैं बागडोर को संभालने के लिए, और संभालते फिर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो सिकंदर मिर्जा साहब उस वक्त हमारे 4th गवर्नर जनरल होते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम अब वही कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत के मुताबिक दोबारा चीज़ें जो है कुछ रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो 1956 की 23 मार्च को हम अपना फाइनली जो अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है लेके आते हैं, पास करते हैं अपना असेंबली में। ठीक है, और जिसके तहत हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल के बाद आता है। कब आता है आपको पता है, हम 47 में आज़ाद हुए, 47 और 7, 47 और 3, 50, 3 और 6, 9, तो हम 9 years के बाद अपना पहला कानून लेके आते हैं, और अफसोस के साथ फिर हम उसको मैक्सिमम 2.5 साल चला पाते हैं। चले वो उस पर भी जाते हैं कि हम क्यों 2.5 साल चला पाते हैं, कब तक चला पाते हैं। तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारा बन गया। इसके तहत इस्लामिक ठीक हो गया, लेकिन ये रिपब्लिक कहाँ से आ गया? जिस कंट्री का भी कानून होता है, आइन होता है, और वो आइन के तहत चलता है तो उसको रिपब्लिक कहते हैं। जब हम किसी आइन के तहत, कानून के तहत चलते हैं तो हम उसको रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है जी, 1956 के आइन के अंदर हम चीज़ें, एक तो हम कंपैरिजन से देखेंगे, यहाँ पे 56 होगा, यहाँ पे 62 होगा और यहाँ पे 73 होगा। वो हम आगे 1973 में जाके देखेंगे, चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन हम बेसिक्स जो है इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी कि जिनके ऊपर हम स्टेट को चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आर्टिकल्स की तादाद को देख लें, पूछे जाते हैं। 1956 के आर्टिकल जो है आइन के अंदर आर्टिकल है वो 2, 3, 4, 2, 3, 4 यानी 234, और फिर 62 के अंदर हमने 250 कर दिए, और फिर हम 73 के अंदर 280 कर दिए। वो हम आगे जाके देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि किसके अंदर कितने हैं। लेकिन जो 1956 के आइन के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स हैं, वो हमारे आर्टिकल हैं जी 2, 3, 4, 234 हमारे आर्टिकल हैं। इसमें हमारे प्रेसिडेंट का मुस्लिम होना लाजमी करार दिया गया। ठीक है, कि अगर हमारा जो प्रेसिडेंट होगा उसका मुसलमान होना जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर नॉन मुस्लिम हो तो भी चल जाएगा। ठीक है जी, और 1950, 51, 52 के अंदर आपने देखा है कि हमारे पास पहले देख चुके हैं बहुत सारे लैंग्वेज इशूज चल रहे थे। तो हमने लैंग्वेज जो है दोनों रखी थी, बंगाली प्लस उर्दू। ठीक है, बंगाली प्लस उर्दू जो है हमने दोनों नेशनल लैंग्वेज रखी थी कि हमारे बंगाली जो है वो भी इसमें हमारा हिस्सा है, और जो हमारा उर्दू है वो भी हिस्सा है। हमें स्याही बार बार रिफिल करनी पड़ रही है ताकि आप लोगों का लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमने बंगाली और उर्दू जो है दोनों इसको लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था। ठीक है जी,
अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हमने देखी है कि हमने 1956 के अंदर 23 मार्च को इसको पास तो कर लिया था, लेकिन पेश कब हुआ था? तो ये पेश हुआ था 29 मई को। 1956 को, ठीक है जी। 1956 की 29 फरवरी को हम क्या करते हैं जी, इसको असेंबली से पास करते हैं और 1956 की 23 मार्च को हम फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इसके जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हम अनाउंस कर देते हैं और इसमें कहते हैं कि इसमें सिस्टम जो होगा वो फेडरल होगा, ठीक होगा जी। फेडरल पार्लियामानी सिस्टम होगा और इसमें यूनिकैमरल सिस्टम होगा। इसमें सिर्फ एक असेंबली होगी जो कि नेशनल असेंबली कहलाएगी, ठीक होगा जी। क्या कहलाएगी? नेशनल असेंबली कहलाएगी। और इसमें कोई ऐसी खास ज़रूरी चीज़ नहीं है कि जो आप लोगों को बताई जाए, क्योंकि हम आगे फिर इनका कंपेरिजन करेंगे तो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इसमें जो है मुद्दत, हाँ, असेंबलियों की मुद्दत जो थी वो 5 साल रखी गई थी और जो वोटर की एज रखी गई थी आई थिंक ये 21 साल थी उस वक्त। ये आपने देख के बताना है। उस वक्त के जो बच्चे होते थे वो बड़े देर के बाद जाके समझदार होते थे, तो इन्हें नजरिया लगा कि नजरिया ज़रूरत के मुताबिक हमारा बच्चा जो है 18 साल में अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुन पाता, तो उनकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। तो ये आपने देखना है, काउंटर चेक करना है, फिर मैं मजीद इंशाल्लाह जाके आगे इसको आप लोगों की मजीद क्लियर कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक जो है इसको आप नोट कर लें। और हाँ, सिकंदर मिर्जा साहब यहाँ पे बैठे हैं एक्टिंग गवर्नर जनरल के तौर पर। ये कहते थे कि भाई मैं तो साइन नहीं करूँगा, मुझे गवर्नर जनरल अगर आप हटाते हैं और यहाँ पे इसको प्रेसिडेंट को लेके आते हैं। यही गवर्नर का नाम जो था वो क्या कर रहे थे, हम प्रेसिडेंट रख रहे थे। तो फिर कहीं ना कहीं चौधरी साहब ने कहा कि भाई हम आपको नहीं हटाएंगे, सिर्फ हम नाम चेंज करेंगे आपका, ठीक है, नाम चेंज करेंगे और हम सिर्फ गवर्नर जनरल से प्रेसिडेंट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारे एक्टिंग गवर्नर जनरल उस वक्त गवर्नर जनरल बन चुके थे, पूरी तरह से संभाल चुके थे बागडोर, कहते हैं कि ठीक हो गया, मैं साइन करता हूँ। ये साइन करते हैं और साइन करने के साथ ही ये बन जाते हैं दिन दिहाड़े गवर्नर जनरल से प्रेसिडेंट, ठीक है जी। तो 30 मार्च 1956 को हमारा जो पहला प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल है वो हमारा पहला सदर जो है वो हमारा लास्ट गवर्नर जनरल भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन शख्स हैं जो गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं और हमारे पहले प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल, फोर्थ गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब हैं और हमारे पहले प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्जा साहब हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमारा 1956 के अंदर है वो है पीस, पी, ठीक है, पीस नहीं बल्कि PAEC, ठीक है। तो वो है हमारी पाकिस्तान एटॉमिक, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं ताकि हम लिख पाए, ठीक है। PAEC पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, जरा सा स्याही देना रिफिल, ठीक है जी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, एटॉमिक E से एनर्जी, C से कमीशन, ठीक है। बस आप इसके बारे में यही क्वेश्चन याद रख लें कि हमारा PEAC जो है ये कब बनाया गया, तो ये 1956 के अंदर बनाया गया, ठीक है। कब? 1956 के अंदर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। हमने आज वो कभी पहली क्लास का मुझे याद आ रही है कि जो चीज़ें थी हम किस तरह से स्याही जो है बार बार फिल करते थे और कलम को डबोते थे डब्बी में, ठीक है, और फिर हम लिखते थे। तो आज मैं ये लेक्चर इसी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम देख चुके हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये 1956 में चौधरी मोहम्मद अली साहब बनाते हैं, ठीक हो गया। और फर्दर जो हमारी चीज़ें हैं वो हम आगे मेरे ख्याल है देखने से पहले अगर टाइम फिल होंगे। ठीक है जी,
तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, क्योंकि हम उस वक्त प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा साहब और हम अपनी मनमानियाँ कर रहे थे और हम प्राइम मिनिस्टर्स को तब्दील किए जा रहे थे, लेकिन खुद बैठे थे कि कहीं ना कहीं हमें तब्दील ना कर दिया जाए, क्योंकि इक़्तिदार की जंग हम लड़ते आ रहे हैं 1947 और 1947 से ऑनवर्ड आज तक। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन आजकल वो हाल तो नहीं है, आजकल तो बड़ी बेहतर डेमोक्रेसी चल रही है। ठीक है, तो 1956 से 57 तक हमारे आते हैं हुसैन शहीद सरवर्दी साहब। ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे? ये हमारे आई थिंक 5th नंबर के हैं, लेकिन फिर भी आपने बताना है। ठीक है, 5th प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सरवर्दी साहब। हुसैन शहीद सरवर्दी साहब आते हैं हमारे 1956 से 57 तक, तकरीबन कोई 1 साल के दौरान तक। ठीक है जी, क्या नाम है हमारा? हुसैन शहीद सरवर्दी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं और ये पहली बार हमारा प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। हमारे चाइना के साथ जो हालात थे कुछ ठीक नहीं थे, तो हम क्या करते हैं जी, एज अ प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सरवर्दी साहब पहली बार चाइना को विजिट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उस वक्त ये एक नारा भी लगाते हैं कि हम दोस्ती तो सबसे करेंगे लेकिन किससे दुश्मनी नहीं। फर्स्ट पाकिस्तानी पीएम विजिट चाइना, विजिट टू चाइना कब करते हैं जी? 1956 के अंदर। ठीक है, 1956 के अंदर क्या करते हैं जी, विजिट करते हैं। और ये एक इसका उस वक्त नारा था जो हमें पसंद नहीं आया था कि एटम फॉर पीस, कि जो हमारा जो कुछ भी होगा वो हमारा पीस के लिए होगा, सुकून के लिए होगा। हम जंग नहीं चाहते, हम किससे भी जंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्ती तो सबसे करेंगे लेकिन दुश्मनी किसी से भी नहीं करेंगे। तो हम चाइना के साथ हालात ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उसी दौरान सिकंदर मिर्जा साहब को ये चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सिकंदर मिर्जा साहब की डोरें जो थी कहीं और से हिल रही थी और ये जो थे कहीं और से जा रहे थे। और आज तक हम लाबियों का हिस्सा बन के लाबियों के अंदर चल रहे हैं, कभी किस लाबी के अंदर तो कभी किस लाबी के अंदर। तो हमें कहा जाता है कि जी इसको घर भेज दिया जाए। हुसैन शहीद सरवर्दी साहब भी क्या होते हैं जी, घर भेज दिए जाते हैं। और फिर हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर को लाया जाता है जिसका नाम है आई चंद्रेकर। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, इब्राहिम इस्माइल चंद्रेकर। इब्राहिम इस्माइल चंद्रेकर जो हैं हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 2nd शॉर्टेस्ट टेन्योर पे आते हैं। एक होता है शॉर्टेस्ट टेन्योर, ये है 2nd शॉर्टेस्ट टेन्योर, यानी इससे शॉर्ट वाला भी है। ये 1957 में आते हैं और फिर 57 के अंदर ही चले जाते हैं। भैया आपको समझ तो आ रही है ना हमारी कितनी मजे से हुकूमतें जो हैं वो बदल रही हैं। बहुत मशहूर फिक्र है गांधी साहब का। गांधी ने उस वक्त कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता कि जितनी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स बदलते हैं। ठीक है, तो हम भी इसी तरह से कुछ चल रहे थे। हम आते हैं और फिर अपने हुक्मरानों की मर्जी से चले जाते हैं। हुक्मरान हमारे कौन होते हैं? जिसके हाथ में पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर भी हुक्मरान था लेकिन नहीं था। 55 डेज हमारा शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है वो कितना है? हमारा शॉर्टेस्ट टेन्योर टोटल 55 डेज के लिए हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एज आ इब्राहिम इस्माइल चंद्रेकर। 1957 के अंदर आते हैं, 1957 के अंदर ही चले जाते हैं और ये हुकूमत वहीं की वहीं रह जाती है इसकी। ठीक है, ये कहते हैं कि जो यहाँ से स्मगलिंग हो रही है मैं इस स्मगलिंग को रोकूंगा। इसका नारा था पीस का, ये पीस कायम नहीं कर पाया। इसका नारा था स्मगलिंग को कंट्रोल करने का, इसने एक्शन लिया, एक्शन अगेंस्ट स्मगलिंग। ठीक है जी, तो ये स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन लेते हैं। और फिर स्मगलिंग कौन कर रहे होते हैं? बॉर्डर पे तो हम खड़े हैं। हाँ ठीक है, स्मगलिंग कहाँ से हो रही है? तो स्मगलिंग हो रही थी तो उसको रोकने के लिए जब एक्शन लिया गया तो इसको कहा गया भाई आप क्या करें,
आप छुट्टी करें, आपका काम यहाँ पे नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा मुहिब वतन बन रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त हमारे कौन थे जी, कमांडर इन चीफ। तो हमारे कमांडर इन चीफ थे अयूब खान साहब, ठीक है जी। अयूब खान साहब भी तो आपको पता है हमारा पहला नेटिव चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो कमांडर इन चीफ कहलाते थे उस वक्त, फर्स्ट पाकिस्तानी थे हमारे, ठीक है जी। तो अपना पाकिस्तानी होने का हक तो हमने अदा करना था। तो हम हक अदा करते करते क्या करते हैं, 1957 के अंदर हमारा 7th प्राइम मिनिस्टर जो आता है किसके बाद जी, इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर के बाद 7th PM क्या नाम है जी, मलिक फिरोज खान नून। मलिक फिरोज खान नून जो है हमारे 7th प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, मलिक फिरोज खान नून अगर आप सरगोदा से हैं तो ये भी सरगोदा खुशाब इस साइड से थे। हमारे अभी लेटेस्ट जो हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज चल रहे थे, तो एक कैंडिडेट जो थी वो सरगोदा से थी, तो उससे पूछा गया, ठीक है, उसने अपने एक्सपीरियंस जब शेयर किया तो बताया है कि मुझसे पूछा जाए कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया कि सरगोदा से हूँ। तो उसने पूछा कि कोई हमारा कभी कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा पोस्ट पे बंदा, ठीक है, तो उसने कहा जी हाँ, फिरोज खान नून साहब जो हैं वो हमारे सरगोदा से थे, ठीक है। तो फिरोज खान नून साहब के दौर के जो हमारे पास कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इवेंट बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। 1957 से 58 तक का दौर जो है इसका है 57 से 58, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये गवादर पोर्ट जो है उसको खरीदते हैं, ठीक है। गवादर पोर्ट जो कभी पाकिस्तान की हुआ करती थी और हमारे अजदाद ने पहले कभी क्या कर दी थी, ओमान को गिफ्ट कर दी थी, तो ये खरीदते हैं फिर ओमान से। कहाँ से खरीदते हैं जी, ओमान से। और ये खरीदते हैं आई थिंक 40 लाख पौंड्स, ठीक है, 40 लाख पौंड्स की रकम जो है अदा करते हैं और गवादर पोर्ट को खरीदते हैं अकबर खान बुगटी और इनकी हिमायत से, ठीक है। 7 अक्टूबर 1958 को जो है फिर इसको भी क्या कर दिया जाता है, बल्कि पहले ये खरीदते कब हैं, 8 सितंबर 1957 के अंदर ये क्या करते हैं, खरीदते हैं गवादर पोर्ट को। और फिर 7 अक्टूबर को, अक्टूबर बल्कि 58 को, 1958 को खरीदते हैं और फिर 7 अक्टूबर 1958 को इनकी गवर्नमेंट भी घर चली जाती है। घर कौन भेजता है, कैसे भेजता है, तो उस वक्त कौन थे हमारे कमांडर इन चीफ अयूब खान साहब थे। और अयूब खान साहब ने क्या क्या हिमायत की, क्योंकि गुलाम मोहम्मद साहब जो थे उस वक्त बड़ी ही क्या नाम है, सिकंदर मिर्ज़ा अपनी मर्जी से एक प्राइम मिनिस्टर लाते थे, उसको भेज देते थे, कोई महीना तो कोई 2 महीने, कोई साल तो कोई 1.5 साल। तो क्या कहते हैं इस वक्त जो सारी की सारी पार्टीज कहती हैं कि भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इस तरह तो नहीं कर सकता, हमें हर आए दिन जो है वो तब्दील कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स को और खुद जो है वो चेयर पे बैठा हुआ है। तो क्या होता है, सिकंदर मिर्ज़ा साहब तक, प्रेसिडेंट साहब तक ये खबर पहुंच जाती है कि आपके खिलाफ जो है लोग हो रहे हैं और आपको प्रेसिडेंट से हटाने वाले हैं, और कहते हैं कि हम अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट लेके आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स को भी चलने देगा, ठीक है। तो उस वक्त फिर क्या होता है, फिरोज खान नून की हुकूमत जो है जिसका तख्ता जो है वो पलट देते हैं 7 अक्टूबर 1958 को। कैसे तख्ते को पलट देते हैं, अयूब खान साहब हमारे कमांडर इन चीफ थे और हमारे कौन थे, सदर साहब कौन थे जी, पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं, सिकंदर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी ठीक है, आप जो है वो घर जाएं, क्योंकि हम अब आपको मजीद नहीं चलने दे सकते और आप हमारे खिलाफ ये क्या साजिशें बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर फिरोज खान नून साहब के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसकी 2 किताबें हैं, ठीक है। एक किताब का नाम है दी मेमोरी, ऐसे है ना जी, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी, और दूसरी है विजडम फ्रॉम फूल, फ्रॉम मेमोरी और दूसरी है विजडम फ्रॉम फूल, ठीक हो गया जी।
तो विजडम फ्रॉम फूल और दी मेमोरी, ये दो बुक्स हैं जी किसकी, फिरोज खान नून साहब की। ठीक है, तो यहाँ पे सिकंदर मिर्जा साहब और अयूब खान साहब ने क्या कर दिया जी, हुकूमत को घर भेज दिया और 7 अक्टूबर को ही पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमने 9 साल के बाद इतनी मेहनत से बनाया था, उसको एब्रोगेट कर देते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड मतलब खत्म कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है कि अब ठीक है, ओके ओके। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एब्रोगेट कर दिया जाता है 7 अक्टूबर 1958 को, और हुकूमत को भी गिरा दिया जाता है, और चीफ कमांडर इन चीफ को क्या बना दिया जाता है जी, यहाँ पे इसमें लाइट पड़ती है जैसे इसमें थोड़ा इजी होकर नहीं लिखता, इस साइड से मैं बार बार लिखता रहता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं जी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं और मार्शल लॉ लगा देते हैं। 7 अक्टूबर को पहली कानून साज असेंबली जो थी उसको भी तोड़ दिया था, और 7 अक्टूबर को हमने चीफ मार्शल बना देते हैं किसको, अयूब खान साहब को। कब, 2.5 साल के बाद, पहला 2.5 इयर्स के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया जी, एब्रोगेट कर दिया, खत्म कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बनता है इसके अंदर, अच्छा 7 अक्टूबर के बाद हमारे पास टोटल 20 दिन। ठीक है, अच्छा सिकंदर मिर्जा साहब जब बैठे होते हैं, सिकंदर मिर्जा को ख्याल आता है कि मैंने तो क्या कर दिया, सारी की सारी पावर जो है कमांडर इन चीफ के बाद ला जो हमारा चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको बना दिया मैंने अयूब खान साहब को, तो मैं तो सारी पावर जो है वो खो बैठा हूँ, इसको ख्याल आता है। और फिर ये क्या करते हैं, तकरीबन 20 अक्टूबर को कब बनते हैं, 7 अक्टूबर 1958 को तो ये बन जाते हैं, माशाल्लाह लगा देते हैं। लेकिन इसको फिर कहा जाता है 20 अक्टूबर को कि आप क्या करें जी, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। क्या कर देते हैं, इसको ऑफर देते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, क्या करेंगे चीफ मार्शल बन के। लेकिन साहब क्या कर चुके थे, पहले ही डंडे की ताकत देख चुके थे, तो उसने कहा नहीं भाई मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाला। तो वो थोड़े ही दिनों में, क्योंकि सिकंदर मिर्जा साहब को, प्रेसिडेंट साहब को समझ आ चुकी थी कि मेरे दिन जो है वो ख़त्म होने वाले हैं और हर चीज़ मेरे से संभाली जा चुकी है, मैंने अपने हाथों से ही खुद का काम तमाम कर दिया है। ठीक है, तो 20 दिन गुजरते हैं, यानी 27 अक्टूबर का दिन आता है और 1958 का साल होता है, अक्टूबर का महीना है, 27 तारीख है। पूरी तरह से अयूब खान साहब कंट्रोल संभाल चुके हैं और मार्शल लॉ जो है पूरे मुल्क में नाफिज कर देते हैं और कहते हैं कि आज से मैं ही चीफ मार्शल ऑल इन ऑल हूँ जहाँ पे। और हमारे पहले चीफ मार्शल जो हैं वो कौन है, अयूब खान साहब हैं, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, जिसको फील्ड मार्शल भी बनाया गया था, आई थिंक सो। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे इसी डेट को क्या करते हैं, सिकंदर मिर्जा साहब जो लेके आए थे अयूब खान साहब को और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, सारा कुछ बनाया, उसकी हुकूमत को भी गिरा दिया, उसको गिरा दिया और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तारी हो गई, आप न्यूज़ सुन रहे हैं, बैठे हैं जी आप मजे के साथ, आपको पता चलता है कि सिकंदर मिर्जा साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या कर दिया गया, जिला वतन कर दिया गया। ठीक है, कि वतन से ही बाहर भेजो भाई, जिला वतन कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, जिला वतन कर देते हैं लंदन के अंदर, और फिर कोशिश करते हैं सिकंदर मिर्जा साहब कि मैं कहीं ना कहीं वापस आ जाऊं। लेकिन आखिरकार एक दिन पहुंचता है और डेथ हो जाती है आपकी। डेथ होने के बाद आप तेहरान के अंदर दफन है। ठीक है, कहाँ पे जी, तेहरान के अंदर दफन है। कौन जी, हमारे सिकंदर मिर्जा साहब जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक हो गया जी। तो इसकी जो यहाँ तक की सारी कहानी थी
खत्म होती है सिकंदर मिर्जा साहब की, और फिर ये किताब लिखते हैं। उसकी किताब जो थी उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, हाँ, पलासी टू पाकिस्तान। बुक किसकी कौन सी है जी? ये सिकंदर मिर्जा साहब की बुक है, जिसे नाम दिया गया था पलासी टू पाकिस्तान। ठीक है, पलासी टू पाकिस्तान, जंग पलासी का कहीं ना कहीं जिक्र दे रहे हैं। और इसके जो दादा परदादा थे वो मीर जाफर और मीर सादिक का आपने जिक्र सुना हुआ। इमरान खान बार बार कहते थे कि मीर जाफर और मीर सादिक जिन्होंने गद्दारी की थी, ठीक है। और फिर ये आगे अपना जो है उस पलासी को सारी जंग पलासी और इन चीज़ों का हवाला देते हैं, और पलासी से पाकिस्तान की तरफ हमने कैसे मूव किया और कैसे पाकिस्तान जो है ये बना, और हमने कैसे कैसे पापड़ बेले, और पापड़ बेलने के बाद हम जहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो फाइनली अब सारे का सारा कंट्रोल जो है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई हमारे पास प्रेसिडेंट है, हम आल इन आल हैं अयूब खान साहब। 27 अक्टूबर 1958। थक तो नहीं गया ना, आज थोड़ा सा टाइम जो है मेरा ख्याल है ऊपर चला गया है, क्योंकि हमने ईद की छुट्टियां भी करनी है 3-4, और फिर हमें थोड़ा बहुत खाना भी है, संभाल के खाना है भाई, इस बार भी सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है। तो 27 अक्टूबर 1958 अयूब खान साहब फुली कंट्रोल और पाकिस्तान, ठीक है। तो वेलकम टू फौजी पाकिस्तान कहते हैं अयूब खान साहब, और कहते हैं कि मैंने अब क्या करना है, पहला तो कानून चला गया है, अब ऐसा कानून लेके आना है कि जिसमें सारी की सारी जमातें, सारे के सारा जो लोग हों वो इस काबिल हों कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को चुन सकें, और चुनने के साथ साथ उन्हें शऊर भी हो, ठीक है। तो ये ऐलान करते हैं, एक नारा लगाते हैं कि बेसिक डेमोक्रेसी कंसेप्ट जो है ये मैं लेके आऊँगा, लोगों को मैं बेसिक डेमोक्रेसी कंसेप्ट दूंगा। बेसिक डेमोक्रेसी कंसेप्ट तो ये बेसिक डेमोक्रेसी कंसेप्ट की बात किसने की है जी? 1959 में। हम अभी अब 1959 के ईयर में आ चुके हैं। हमारी अब हिस्ट्री जो है थोड़ा सा इसका पहिया चल पड़ता है, क्योंकि अब काफ़ी अरसे तक हमने हुकूमत करनी है अयूब खान साहब ने, तो हमने मतलब एक ही बंदे के साथ साथ चलना है थोड़ा सा। तो हम अब चल पड़े, हम अपने बोरिंग से निकल गए हैं कि हमने पहला दूसरा तीसरा कौन था, तो हम इस पहले दूसरे के गेम से अब निकल रहे हैं, और हम बेसिक डेमोक्रेसी कंसेप्ट जो है इसमें पहुंच चुके हैं। 1959 के अंदर अयूब खान साहब कहते हैं कि हमारी जो अवाम है, अवाम के अंदर इतना शऊर नहीं है कि हम किसको चुनें। तो मैं इस कंसेप्ट को लेके आऊँगा कि हमारी अवाम खुद चुन पाएगी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज, आपने वर्ड सुना होगा कभी, ठीक है। मैंने कॉलेज को थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन फिर भी समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये 1959 के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज का कंसेप्ट लेके आते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से ये कहते हैं कि हमारे ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इनको मिला के हम इससे 40,000 उधर से लेंगे, 40,000 इधर से लेंगे, पढ़े लिखे जवान लेंगे, पढ़े लिखे लोग लेंगे जो चुनेंगे, ठीक है। कितने टोटल? 80,000 हमारे इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स होंगे जो चुनेंगे कि प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए। और 1962 का जो इलेक्शन था वो भी कॉन्स्टिट्यूशन था, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म था। उसमें कोई जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो सारी की सारी किसके हाथ में है? सारी की सारी हमारे अयूब खान साहब के हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, भाई मैं तो नहीं बनने वाला ना। अयूब खान साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा, सिर्फ इलेक्शन करवाऊँगा, सिर्फ बाशऊर लोगों को मैं कहूँगा कि वो प्रेसिडेंट को चुने। तो होता क्या है, जो 80,000 इलेक्टोरल कॉलेजेस के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो चुनते हैं जी अपना प्रेसिडेंट। इलेक्शन होता है, इलेक्शन 1960, इसके तहत, इस 80,000 के तहत इलेक्शन 1960 होता है। कब? 1959 से निकल आए हैं आप, 1960 में पहुंच चुके हैं। और 1960 के इलेक्शन में तकरीबन प्रेसिडेंट साहब बनते हैं जी हमारे अयूब खान साहब। और कितने फीसद के साथ?
तकरीबन 96.37 या 96% के साथ 95 भी कह सकता है, 96 भी कह सकता है। आपने इससे परेशान नहीं होना कि 95 है या 96 है या 96.37 है, वो इतना एग्जैक्ट फिगर नहीं देगा। तो तकरीबन 96% वोट जो है इलेक्टोरल कॉलेज के, जो 80,000 पसंदीदा लोग जो चुने गए थे, जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, जिनको अयूब खान साहब ने कहा था कि आप लोगों ने देखना है कि कौन बेहतर है इस मुल्क के लिए, तो उन्हें लगता है 96% लोगों को कि हमारे अंदर जो ठीक बंदा है वो सिर्फ अयूब खान साहब हैं, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे क्या कहते हैं मार्शल लॉ के, ये हमारे लिए बेहतरीन सदर है। तो सदर अयूब खान साहब 96% वोटों की ताकत के साथ 1960 के अंदर बन जाते हैं प्रेसिडेंट। और 1959 के अंदर एक और चीज भी ये दे के जाते हैं हमें, जिसको कहते हैं EBDO। ठीक है, हम 1960 में चल चुके थे, लेकिन हमने थोड़ा सा देखना है। इलेक्टिव ELECTIVE इलेक्टिव बॉडी, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, ऑर्डर, लेकिन इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर जो है ये भी 1959, ये भी कौन लेके आते हैं? हमने पहले देखा था कि हमारी डिस्क्वालिफिकेशन, हमने किसको डिस्क्वालीफाई करना है, जो हमारी नापसंदीदा शख्सियात थी। हमने प्रोडा एक्ट के तहत देखा था, आई थिंक मैंने पहले आपको बता दिया है पीछे, ठीक है, कि प्रोडा एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन थी। और यहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन है कि जो हमारे नापसंदीदा सियासी लीडर्स होंगे हम उनको इसमें हिस्सा नहीं लेने देंगे। तो अयूब खान साहब ने भी यही पता खेला और ये EBDO लेके आए, ठीक है, इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर 1959 में। और फिर 1960 में इलेक्शन करवाते हैं कि किसको हमने हिस्सा नहीं लेने देना, ठीक है। अच्छा, तो उसके तहत जो पार्टीज को, जिन लोगों को हिस्सा नहीं लेना था वो हिस्सा नहीं ले पाते और नापसंदीदा शख्सियात हमारी जो है वो बाहर हो जाती हैं। और फिर अयूब खान साहब जैसे ही सदर बनते हैं कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो अमीर तबका है वो बहुत ज़्यादा है और हम थोड़ा सा रिफॉर्म्स करते हैं ज़मीनों के अंदर, जिसे कहते हैं वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। आगे भुट्टो साहब के भी हैं, इसके भी हर दौर में आते रहे हैं डिफरेंट, ठीक है। और फिर 5 ईयर्स प्लान भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम तरतीब के साथ चल रहे हैं। तो 1960 में हम हैं, 1960 में एग्री रिफॉर्म्स। मैं थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए शॉर्ट लिखता हूँ, आपने पूरा लिखना है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या थे? अयूब खान साहब कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, उनसे ज़मीनें जो है वापस ली जाएंगी। किस रूल के तहत? जो इरीगेटेड लैंड है, जो पानी चार ज़मीन है, आपको सादा ज़बान में कहूँ, जिस पे पानी हम ट्यूबवेल के ज़रिए या उसके ज़रिए लगाते हैं, वो 500 एकड़ किसी बंदे के पास हो सकता है। 500 एकड़ रख सकता है इरीगेटेड लैंड। और अनइरीगेटेड, नॉन इरीगेटेड जो है, अनइरीगेटेड वो कौन सी जमीन है? वो जमीन है जो बारानी हो, जो बारिश के रहम करम पर हो, वो 1000 एकड़ तक रख सकता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में जो ऊपर की ज़मीनें थी वो इनसे वापस नहीं गई, ठीक है। कुछ ऐसे ख़ानदान थे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीनें उनके पास मौजूद थी, तो ये क्या करते हैं जी, 500 एकड़ तक आपको बारानी ज़मीन के अलावा रखने देते हैं, और जो बारानी है वो 1000 एकड़ तक आपको रखने देते हैं कि आप 1000 एकड़ तक रख सकते हैं। और इसी तरह से फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बाद हमारे पास 1960 के बाद हमारे पास 61 है आई थिंक, बल्कि 1900 हमारा जो बॉर्डर था ईरान के साथ, मैं ज्योग्राफी में भी पढ़ा चुका हूँ, अयूब खान साहब सेटलमेंट करते हैं और ये भी 1959 में करते हैं, ठीक है। 1959 बॉर्डर सेटलमेंट, ज्योग्राफी में भी मैंने ये पढ़ाया हुआ है और फिर से आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बॉर्डर सेटलमेंट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। ईरान और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम है गोल्ड मिड लाइन। इसकी सेटलमेंट कौन करते हैं? अयूब खान साहब करते हैं अपने दौर में 1959 के अंदर। बॉर्डर गोल्ड मिड लाइन की सेटलमेंट बाय अयूब खान, और इस बॉर्डर की जो बाउंड्री है वो फिक्स होती है 909 किलोमीटर, ठीक है।
अयूब खान दौर के दौर के अंदर ये वाटर सेटलमेंट भी होती है, इलेक्शन भी हो गए। उसके बाद 1960 के अंदर एक और हमारे पास इवेंट है, उस इवेंट को देख लेते हैं। ठीक है जी, थकना नहीं है, बोर नहीं होना भाई, बहुत मजे के साथ हम चीजें लेके चल रहे हैं। आज थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं बस, ठीक है। ये हमारा 1960 जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत मशहूर है जी, आपको पता है पहले से। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसे उर्दू में सिंध तास मुआहिदा, आप 8वीं क्लास के मुताले में या 9वीं क्लास के मुताले में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर से आज हम पढ़ लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी ये 1960 और इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, ये 19 है ना, तो फिर से आप 19 तारीख लगानी है, 1960 वाले की 19 तारीख लगानी है, और फिर सितंबर, यानी 19 सितंबर 1960 को सिंध तास मुआहिदा होता है, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ये होता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। पानी का जो हमारा मसला था, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी था, पानी का मसला था, पानी की तनाव थी, खींचातानी थी, वो इसको सॉल्व करने के लिए मसला जो है 1960 में, इसका मीडिएटर कौन बनता है, इसका गारंटर कौन बनता है, वर्ल्ड बैंक जो है इसका मीडिएटर बनता है कि भाई आप लोगों के दरमियान मैं मीडिएटर हूँ, मैंने ये सुलह करवानी है, आप लोगों का पानी का जो मसला है इसको देखना है। तो वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि आप लोग दोनों जो है प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। प्लेटफॉर्म जो है वो होता है कराची जगह, ठीक है। कहाँ पे होता है ये मायदा? कराची में। किसके दरमियान? पाकिस्तान इधर से, इंडिया की तरफ से कौन होते हैं जी? जवाहरलाल मोदी साहब, और इधर से कौन होते हैं जी? अयूब खान साहब, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू साहब और अयूब खान साहब जो है ये कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं जी? फैसला करते हैं। आज हमने इसको गुजारा किया है क्योंकि दूसरे बोर्ड मार्क पे पता नहीं मुझे मिल नहीं रहे थे, ठीक है। कराची के अंदर होता है ये मुआहिदा, ये ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान है, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल मोदी साहब हैं। पाकिस्तान को कहा जाता है कि आपके पास इंडस होगा, ठीक है जी, उसके बाद आपके पास झेलम होगा, और तीसरा जो है आपके पास वो होगा सुतराज, आई थिंक, ठीक है। चनाब, झेलम और इंडस, सुतराज, चनाब सॉरी, ठीक है। झेलम, इंडस और चनाब आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला खुश्क हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा, और इंडिया को कहा जाता है कि आपके पास होगा जी सतलज, ब्यास और रावी। सतलुज, ब्यास और रावी, ये तीन दरिया जो है इंडिया को दिए जाते हैं। इनका राइट जो है इंडिया के पास होगा सतलज का, ब्यास का, रावी का, ठीक है। पाकिस्तान को दिए गए इंडस का, झेलम का और चिनाब का, इन तीन के ऊपर पाकिस्तान का हक होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हो गया पैक्ट, ये एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के पास जो रिवर आ गए, पाकिस्तान इनके ऊपर अपने डैम्स बना सकता है, ब्रिजेस बना सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है, और इंडिया इनके ऊपर कर सकता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने चनाब के ऊपर भी बना लिया, झेलम के ऊपर भी बना लिया, यानी इस ट्रीटी को तोड़ दिया। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पहले इवेंट कौन से। अब मेरा गला जो है वो खुश्क हो चुका है, ठीक है।
तो हमारे पास नेक्स्ट इवेंट है U2। हाँ, U2 इंसिडेंट। ये U2 क्या है? सबसे पहले तो ये एक नाम है त्यारे का, त्यारे का नाम है, जहाज का नाम है। और ये इंसिडेंट जो है कब पेश आया? 1960 के अंदर पेश आया। ये बेसिकली रूस के खिलाफ, रशिया के खिलाफ क्या होता है, अमेरिका अपना जहाज भेजता है और रूस वाले क्या करते हैं, जहाज, ये इंसिडेंट बेसिकली क्या है, जहाज गिरा देते हैं और रूस पायलट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि आपने कहाँ से ये उड़ाया है? तो उन्होंने कहा था कि हमने, उस पायलट ने कहा कि पेशावर से ये जहाज उड़ाया है U2, और हम पाकिस्तान की एयर बेस यूज कर रहे हैं आपके खिलाफ। रशिया को बताते हैं और फिर रशिया क्या करता है, ये कहता है अयूब खान साहब को कि आपने क्या किया है, आपने हमारे खिलाफ बेसेस दी हैं, हम आप पे जंग मुसल्लत करते हैं, ठीक है। फिर अयूब खान साहब को थोड़ा सा बातचीत करते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं और इससे अपने जंग को टालते हैं कि भाई हम नेक्स्ट इनको कोई अपनी एयर बेसिस नहीं देंगे, आप हमें माफ़ करें, हम इसकी माफ़ी चाहते हैं। तो उसके बाद U2 इंसिडेंट जो है हमारे PPSC ने हम यहाँ हत्थे आ गए इसके, ठीक है, इसने पकड़ लिया है। U2 इंसिडेंट क्या था? तो ये बेसिकली एक त्यारा था, एक जहाज़ था जो कि रशिया ने गिराया था। और रशिया ने गिराने के बाद फिर पायलट को पकड़ा, पाकिस्तान के पास खबर आई कि पायलट भी ख़त्म, जहाज़ भी ख़त्म, लेकिन पायलट ख़त्म नहीं था, पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया था। हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ थी उनके पास खबर जो थी वो गलत थी कि हमने पायलट को ख़त्म होते देखा है, लेकिन पायलट ख़त्म नहीं था, तो हम पकड़े गए। पता चल गया रशिया को कि जहाज़ जो है ये एयर बेसिस पाकिस्तान की एयर बेस से उड़ा है, पाकिस्तानी जो है हमारे खिलाफ अपने एयर बेसिस अमेरिका को दे रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं 1960 के अंदर, और 1960 के साथ साथ हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं फिर कि हमारे पास नेक्स्ट इवेंट जो है वो कौन सा है।